महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के नतीजे जो सामने आए हैं उसमें महायुति गठबंधन ने दोहरा शतक लगा दिया है। जी हां, जिस तरीके से जो चुनाव के नतीजे सामने आए, अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए महायुति गठबंधन ने एक बार फिर से जीत का दावा ठोकते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जो दुर्गति इस विधानसभा चुनाव में हुई है, वाकई में अजीत पवार और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पार्टियों को तोड़ करके बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित हुए, लगातार महाराष्ट्र सरकार में शामिल रहे और तमाम कयासबाजियों के बीच, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणामों के बीच सत्ता के साथ रुके रहे, विधानसभा चुनाव का इंतजार करते रहे और विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाने की हुंकार भरते रहे। लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन को जिस तरीके से झटका लगा है, वाकई में शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए टेंशन बढ़ा देने वाला ये आंकड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 60 सीटों से भी कम महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है सिमटता हुआ नजर आया और लिहाजा आगामी वक्त में किस तरीके से अपनी रणनीतियों को तैयार करेंगे, इसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अजीत दादा पवार क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे? देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लगातार प्रोजेक्ट कर रही है। बीजेपी की 120 से अधिक सीटें आई हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अब सीएम बनाना अपने खेमे से इतना आसान होगा? और यदि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे क्या सहयोग करेंगे? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये अप्रत्याशित जीत, महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका, जो उनको उम्मीद थी उससे विपरीत ये परिणाम रहे हैं, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर क्या आप संग्राम देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि जिस तरह शिंदे ने कहा है कि इस बात को लेकर कोई मामला पहले तय नहीं हुआ था कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, बीजेपी को किसी भी सूरत में सत्ता में रहना है। दिनेश जी, आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो पार्टियों के बीच में तोड़फोड़ की गई, एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे हुए चेहरे होते हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कह सकते हैं डिप्टी सीएम नजर आते हैं, शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमने बिहार में भी देखा, जहां पर जेडीयू के पास महज 43 सीटें थी और सेकंड लार्जेस्ट जो दल है वो बीजेपी नजर आता है बिहार में, लेकिन वो फिर मुख्यमंत्री उनको बना लेते हैं। सत्ता में आने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप संग्राम की बात कर रहे हैं कि क्या जो शिंदे हैं क्या वो अडिग रहेंगे अपनी बात पर, या अजीत पवार, चूंकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता से मेरी भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अजीत दादा कब तक उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब उनको भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में नजर आते हैं। अब आप देवेंद्र फडणवीस के बारे में देखिए, पहले से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब जबकि उनकी पार्टी लगभग 130 के आसपास जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है, उसमें स्पष्ट है कि वो चाहेंगे कि यहाँ से मुख्यमंत्री वो बने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उनकी उभर के यहाँ पे सामने आई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि उनके मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर कोई बात बनती बिगड़ती है, चूंकि आंकड़ा 130 का है, बहुमत से तकरीबन 14-15 सीटें कम बीजेपी के पास नजर आती हैं। ऐसे में अगर कोई जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो यहाँ बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है और कोई जो दल, यानी कि जहाँ शिंदे गुट हो या अजीत पवार गुट हो, उनमें से भी कोई एक नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अमन जी, विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें, ठीक 6 महीने पहले जो बेहतरीन प्रदर्शन महाविकास आघाड़ी गठबंधन या ये कहें कि इंडिया अलायंस के द्वारा किया गया, 31 सीटें जीत ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही थी। आखिरकार ये बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अपने आप में हैरत अंगेज बात है कि जिस तरह से संजय राउत भी ये बात कह रहे हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह का हाल और माहौल महाराष्ट्र में नजर आ रहा था, वहां पर इंडिया गठबंधन या जो एमवीए समीकरण था, यानी महाविकास आघाड़ी का जो समीकरण बना हुआ था, उनको लगभग पूर्ण बहुमत मिल रहा था। वो ये कहते हुए नजर आए कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह की हालत इस समय हमने एमबीए की देखी कि लगातार वो कह सकते हैं कि अभी वोटों की गिनती शुरू भी नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री बनने को लेकर अभी से बयानबाजियां शुरू हो गई। दिल्ली से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र दिल्ली आते हुए कई लोग आते दिखाई दिए और लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें वो सब लोग नजर आए। वहीं बीजेपी की बात करें तो महायुति पहले से ही कॉन्फिडेंस
अलायंस थी, आपने देखा भी होगा कि हेलीकॉप्टर पहले बुक करा लिए गए थे, कई होटल बुक करा लिए गए थे, यानी कि उनको पता था कि हम सत्ता में हैं, लेकिन अगर हमारे पास 20-30 सीटें कम रहती हैं तो कहीं हमारे विधायक यहाँ से बाहर ना चले जाएं, इसलिए उन्होंने सारा इंतजाम किया था। तो तमाम चीज़ें हैं दिनेश जी, यहाँ पर नजर आता है कि बीजेपी जो है वो हर माहौल के लिए, हर चीज़ के लिए सजग रहती है, कांग्रेस पार्टी से पिछड़ जाती है। और ऐसे में जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ में रहा, बिल्कुल आपने शुरुआत में सही कहा कि लगभग 31-32 सीटें, अगर महाराष्ट्र में सिर्फ अभी कुछ महीने पहले की बात है, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थित जो दल थे उनके पास में आती हैं, और जब विधानसभा चुनाव आता है कुछ महीने के बाद तो वहाँ पर फिजल्टी साबित हो जाते हैं और यहाँ पर उनके पास मिला जुला कर 50 सीटों के आसपास आती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खराब आंकड़ा है। इसको लेकर क्या समीक्षा होगी, क्या कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर राहुल गांधी और तमाम तरह की उनकी जो लोग थे, उनकी जो तमाम रणनीतियाँ थी वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई हैं। 59 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। 40 सीटों के लगभग जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में क्या अजीत पवार चीफ मिनिस्टर कुर्सी को लेकर के बड़ी मांग रखेंगे? क्योंकि पहले भी ये तमाम बयान देते रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर के कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी तरीके का कोई समझौता नहीं है। तो आखिरकार नाजमीन, क्या यहाँ पर अजीत पवार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इस बार दाव ठोकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अहम कड़ी इस महायुति गठबंधन में, और सीटें देखा जाए, उनका जो स्ट्राइक रेट देखा जाए वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। देखिए, अजीत पवार को लेकर अगर हम बात करें तो वोटों की गिनती से पहले, यानी कि नतीजे वाले दिन से पहले एक बड़ा पोस्टर महाराष्ट्र में लगाया जाता है, जहां पर अजीत दादा करके ये दर्शाया जाता है कि मुख्यमंत्री वही होने चाहिए। लेकिन इस पोस्टर को हटा भी लिया जाता है और वहीं एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, वो खुद ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस पार्टी को अधिकतम यहाँ पर सीटें मिलेंगी उसी पार्टी का सीएम यहाँ पर तय किया जाएगा। जैसे कि अभी आंकड़े सामने आ ही रहे हैं, 130 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है। वहीं हम एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें तो 55 सीटों पर, अजीत पवार की पार्टी की बात करें तो 40 सीटों पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की बात करें तो 2019 में 105 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। बड़ा आंकड़ा यहाँ पर बीजेपी खुद लेकर सामने आई है, यानी कि ये दर्शाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बदलाव तो हुआ है और वो बीजेपी के पक्ष में हुआ है, और बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में मजबूती के साथ देखने को मिल रही है। तभी तो आप देखिए कि वोटों की गिनती शुरू हुई, लगातार यहाँ पर काउंटिंग जारी थी, जश्न मनाने की खबरें सामने आती हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर किस तरीके से जश्न मनाया जाता है। अब देखिए, एक बड़ा पोस्टर लगाया जाता है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो आप देखिए कि चुनाव महायुति गठबंधन ने तो जीत लिया, सत्ता में एक बार फिर से आगे सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच जरूर फंस सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक वक्त पर कहते हुए नजर आए थे कि सीएम पद तो उनके हाथ में ही रहना चाहिए। अजीत पवार ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पहले भी बनना चाहता था, जब मैं अधिक विधायकों को यहाँ पर ला सकता हूँ शरद पवार से तोड़कर, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरे चेहरे को क्यों नहीं आगे किया गया। तो आप देखिए कि जब हमने ये देखा था कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ आए थे, उसके बाद अजीत पवार आए थे, तो अजीत पवार के विधायकों को बड़ी जगह कैबिनेट में मिलती हुई नजर आई थी। ये भी एकनाथ शिंदे के तमाम जो विधायक थे वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। देखिए, अभी तो कई मामलों में बड़ा खेल होने वाला है, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी होगा, सबसे पहले सीएम चेहरे को लेकर होगा। देखिए, महाराष्ट्र में भी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खेल अभी तो शुरू हुआ है कि आखिरकार सीएम चेहरा कौन होगा। अजीत दादा पवार की कोशिशें ये रहेंगी कि प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी तक का रास्ता साफ कर लिया जाए, क्योंकि 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का बयान आ गया है कि सीएम कुर्सी को लेकर या सीएम कौन बनेगा इस पेश को लेकर के किसी तरीके की कोई समझौता नहीं है। यानी कि उनका दावा यह है कि जो चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसी चीफ मिनिस्टर को आगे महाराष्ट्र में सीएम बनाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार महायुति गठबंधन जो जीत कर भी क्या हारता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि याद करिए 2019 के चुनावी आंकड़े, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, संयुक्त शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी एनसीपी गठबंधन में थी, लिहाजा वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देने पर ही उद्धव ठाकरे नाराज हुए थे, और उस नाराजगी का हश्र ये हुआ
कि शिवसेना और एनसीपी दोनों दो फाड़ होती हुई नजर आई। लिहाजा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के अब सियासी संग्राम शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने कमाल कर दिया है। ये छठा ऐसा राज्य है महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का काम किया है। और वाकई में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज तमाम नेताओं ने जिस तरीके से चुनावी जनसभाएं की, वोट बैंक को साधने का प्रयास किया और एक टारगेटेड वोट बैंक पर यहां पर अपना लक्ष्य रखा, उसी में यहां पर कामयाबी हासिल होते हुए नजर आई। लिहाजा महाराष्ट्र में फिर से यहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।